हेलो गाइस, तो आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन चैप्टर में एक टॉपिक है नॉर्मेलिटी। तो आज मैं आप सभी को नॉर्मेलिटी पढ़ाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ कि नॉर्मेलिटी को पढ़ने से पहले उसमें दो चीज़ जानना ज़रूरी है। क्या क्या है? एक तो इक्विवेलेंट वेट यानी कि समतुल भार जानना ज़रूरी है, एक ग्राम तुल्यांक संख्या यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट जानना ज़रूरी है। अगर पहले इन दोनों को आप जानोगे उसके बाद नॉर्मेलिटी के बारे में जान पाओगे। तो पहले मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर पहले हेडिंग तो मैं लिख दे रहा हूँ कि नॉर्मेलिटी हमें ये पढ़ना है जो पढ़ाए गए ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ये भी था, एक मोलैरिटी थी, नॉर्मेलिटी थी, मोलैलिटी थी, जिसमें मैंने सब पढ़ा दिया। सिर्फ एक इसके बाद एक और बचा हुआ है, मोलैलिटी सिर्फ। तो नॉर्मेलिटी ये पढ़ेंगे, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता को जानने से पहले हमें दो चीज़ें जाननी होगी। पहली चीज़ें क्या है? पहली चीज़ जो है वो है समतुल भार, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट, जो कि 11th क्लास में है, इक्विवेलेंट वेट या समतुल द्रव्यमान बोलो, इक्विवेलेंट मास। तो पहले समतुल भार जानेंगे क्या होता है। तो देखो, मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूँ समतुल भार का, शॉर्टकट में कि समतुल भार क्या होता है। इसको शॉर्ट में मैं लिखूँगा इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है समतुल भार का, वो होता है मोलिकुलर वेट, है ना, यानी कि उसको बोलते हैं अनुभार बोलो या मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या अनुभार बोलते हैं इसी को, मोलिकुलर वेट जिसको बोलते हैं, डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है? एक्स को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। कहीं कहीं पे एन से भी दिखाया जाता है। तो समतुल भार मोलर द्रव्यमान या अनुभार बटे में क्या है? एक्स। एक्स क्या होगा? अलग अलग केस के लिए अलग अलग होता है एक्स की वैल्यू। जैसे एसिड होगा, बेस होगा और सॉल्ट होगा, तो तीनों के लिए अलग अलग एक्स की वैल्यू निकाली जाएगी। अच्छा देखो, यानी इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास अपॉन एक्स, ये फार्मूला इक्विवेलेंट वेट का। अब देखो, एसिड के केस में क्या होता है? एसिड के केस में क्या होता है? जो एक्स की वैल्यू होती है ना, वो होती है H प्लस आयन, नंबर ऑफ H प्लस आयन, H प्लस की संख्या, किसकी संख्या? H प्लस की संख्या। एसिड के केस में H प्लस को बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं? H प्लस जो है वो क्या है? बेसिसिटी, क्षारीयता। तो देखो, एसिड क्या होता है? जो एसिड जलीय विलयन में H प्लस क्या करता है? जा कर के देता है। तो यहाँ पे क्या देखो, एसिड H प्लस बेसिसिटी है। आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं पहले। जैसे मान लो कि H2, जैसे मान लो कि पहले HCl है। क्या? HCl। तो HCl में जानते ही आप कि H प्लस और Cl माइनस में होता है, ये टूटता है। तो H प्लस कितना, यहाँ पे H प्लस की संख्या कितनी है? एक है HCl में। तो यहाँ पे जो X की वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी? 1 होगी। जैसे अगर हम ले लेते हैं H2SO4, क्या लेते हैं? H2SO4। तो H2SO4 को अगर आप तोड़ोगे, इसको जब ब्रेक किया जाता है तो ऐसे टूटता है 2H प्लस और SO4 डबल माइनस। SO4 पे डबल माइनस होता है सल्फेट, और हाइड्रोजन की संख्या की 2 है, तो 2H प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। तो यहाँ पे H प्लस की संख्या कितनी है? 2। तो यहाँ जो X होगा ना, वैलेंसी फैक्टर, वो कितना होगा? 2। ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे एसिड है। जैसे H3PO4 है ना, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO2 है, फॉस्फोरस एसिड। एक PO3 है और H3PO2 है। इन तीनों में X की जो वैल्यू होती है, इसमें X की वैल्यू होती है 3, इसमें X की वैल्यू होती है 2 और इसमें X की वैल्यू होती है 1। तो ये सब भी आपको याद रखना है, तब जाकर के हम इसका क्या, किसी भी एसिड का या बेस का या फिर सॉल्ट का क्या निकाल सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम एसिड का सीख रहे हैं। H3PO4 मैं इसका एक बार मैं बता दे रहा हूँ। देखो होता क्या है, H3PO4 का अगर आपको समझना है तो उसके लिए क्या किया जाता है? देखो, फॉस्फोरस पेंटावैलेंट बनाता है ना, तो फॉस्फोरस में क्या करना है? ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है? 4 है ना।
एक ऑक्सीजन को इसके डबल बॉन्ड से जोड़ दो और बाकी 3 ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। और उसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं तो सबको ऑक्सीजन के साथ लगा दो। तो यहाँ पे देखो कितने H+ रिलीज होंगे, यहाँ पे कितने H+ रिलीज होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होता है, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसके इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो ये क्या होता है, ब्रेक कर जाता है और H+ में। तो एक H+ ये हो गया, एक H+ ये हो गया, एक H+ ये हो गया। तो यहाँ पे कितना है X की वैल्यू, क्योंकि 3H+ है। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है ना बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होने की वजह से क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या हो गया, पार्शली पॉजिटिव हो गया ना। तो H+ यहाँ भी रिलीज हो रहा है, यहाँ भी H+, यहाँ भी H+। तो कितने H+ हो गए, 3 H+। तो यहाँ पे जो X की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3। जैसे H3PO3 के लिए अगर आपको करना है, H3PO3 के लिए अगर आपको देखना है तो इसके लिए क्या करना है, फिर से वही फास्फोरस है, इसको क्या करना है, एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ, उसके बाद एक ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन है तो हो गया। अब देखो इसके साथ हाइड्रोजन को लगा दो पहले, फास्फोरस पेंटावैलेंट बना, अभी 4 है तो एक और क्या बचा है, देखो हाइड्रोजन 2 ही लगाए ना, अभी एक और लगा दो तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ से कितने H+ निकलेंगे, 2। ये ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, इसलिए ये क्या करता है, इसके ऑक्सीजन को, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो ये प्लस और ये भी प्लस है, और जबकि फास्फोरस उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो यहाँ पे जो X की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 2 H+ यहाँ पे रिलीज हो रहा है। जैसे H3PO2 का होगा, H3PO2 का होगा तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही फास्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड, फिर एक ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा देना, फिर बाकी H और इधर भी H। तो यहाँ भी कितना है, देखो यहाँ पे एक ही H+ निकलेगा, तो इसीलिए यहाँ पे X की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये याद रखना है वैलेंसी फैक्टर कि एसिड के केस में ये सब होता है। HCl के लिए 1 हो गया, H2SO4 के लिए है ना X = 2 हो गया। जैसे HNO3 रहेगा तो ये भी टूटता है कितना, H+ और NO3-। तो यहाँ भी X की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो ये हो गया बैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है, अभी सीखना क्या है, समतुल्य भार, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एसिड के केस में। अब देखो बेस के केस में पहले हम तीनों को समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट समतुल्य भार निकालेंगे। तो एक एग्जांपल चलो यहाँ पे ले लेते हैं। एग्जांपल है क्या, जैसे मान लो कि रहेगा कि H2SO4 का समतुल्य भार ज्ञात करें। H2SO4 का समतुल्य भार ज्ञात करें। समतुल्य भार का फॉर्मूला क्या है, समतुल्य भार का फॉर्मूला है मोलिकुलर वेट अपॉन X। तो H2SO4 का मोलिकुलर वेट निकाल लो, कितना होगा। तो देखो H2SO4 का अनुभार पहले निकालते हैं। H2SO4 का अनुभार कितना होगा, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 × हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 एटॉमिक मास। सल्फ़र का कितना है, 32। ऑक्सीजन का 1 का होता है 16, तो 4 है तो 4 × 16। आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 98। कितना आता है, 98। तो H2SO4 का हो गया 98 क्या, अनुभार। हमें निकालना है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन X। तो मोलिकुलर वेट अपॉन X, मोलिकुलर वेट कितना आया, 98, और X H2SO4 में देखो X की वैल्यू मतलब H+ यहाँ से कितने H+ रिलीज होंगे, 2। तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँ तो कितना हो गया, 49। तो यानी कि H2SO4 का जो समतुल्य भार होता है वो कितना होता है, 49। तो ये था एसिड के केस में। एसिड के केस में क्या होता है, H+ को बेसिसिटी बोलते हैं। तो उसके बेसिसिटी से क्या करना, डिवाइड करना होता है उसके मोलिकुलर वेट को, तब हमें निकलता है एसिड का समतुल्य भार या मोलिकुलर वेट जिसको। फिर उसके बाद बेस के केस में लेते हैं। अगर बेस रहेगा तो बेस में जो X की वैल्यू होती है ना, वो OH- की संख्या, किसकी संख्या, OH- की संख्या, मतलब इसको बोलते हैं एसिडिटी, अम्लीयता। तो OH- की संख्या। अब कोई भी बेस मतलब इसका काम क्या है कि अगर ये सॉल्यूशन में जाकर कितनी OH- देगा, OH यानी कि कोई भी बेस जो है, यानी कि कोई भी जो क्षार है वो किसी सॉल्यूशन में जाकर के वो कितने OH- रिलीज करेगा, देगा, उसी को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। तो अब देखो हमें वही OH की संख्या निकालनी। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे निकालने के लिए, जैसे रहेगा NaOH।
तो इसमें कितने OH माइनस होंगे, Na प्लस में ब्रेक होता है और OH माइनस में ब्रेक होता है, तो यहाँ पे जो X की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1, क्योंकि एक OH माइनस यहाँ से रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे रहेगा MgOH माइनस 2, सॉरी MgOH का होल ट्वाइस, तो इसमें क्या होगा, देखो Mg पे डबल प्लस अब प्लस, ये ऐसे ब्रेक होता है 2H माइनस, क्योंकि ये पता है ना आप लोगों को, ये जो होता है ये चार्ज को बताता है कि इसके चार्ज को, तो ये 2 प्लस है यानी कि 2 यहाँ पे 1 है, तो ये इसके चार्ज को बताता है, ये 2 है तो ये इसके चार्ज को बताता है, तो यहाँ पे 2, तो Mg पे 2 प्लस और OH पे 1 माइनस, लेकिन OH की संख्या कितनी है, 2, तो अब तो बैलेंस हो गया, 2 प्लस और यहाँ पे भी 2 माइनस, तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी है, 2, जिससे रहेगा AlOH का होल थ्राइस, AlOH3, तो यहाँ पे कितना होगा, तो कुछ नहीं, इसको अगर ब्रेक करना है तो ये ब्रेक होगा ऐसे, बताए ना, ये जो होता है ये इसके चार्ज होते हैं, यहाँ पे कितने, यहाँ पे 1 है तो ये इसके चार्ज हैं, तो Al प्लस में होता है, तो Al पे 3 प्लस और OH पे 1 माइनस, लेकिन इसकी संख्या कितनी है, 3 है, तो 3 OH माइनस, तो यानी कि यहाँ पे X की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3। तो ये हो गया बेस के केस में। तो अब हमें समतुल्य भार निकालना है, जैसे किसी का एक ले लो, इसमें रहेगा NaOH का समतुल्य भार ज्ञात करें, NaOH का समतुल्य भार ज्ञात करें। तो NaOH का समतुल्य भार ज्ञात करने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट वेट का, मोलिकुलर वेट अपॉन X, तो मोलिकुलर वेट NaOH का मोलिकुलर वेट निकाल लो, यानी इसका अनुभार निकाल लो, तो कितना होगा इसका, अगर आप निकालोगे ना तो सोडियम का कितना होता है मोलिकुलर मास 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास 16 और इसका 1, तो कितना हो गया, X की जगह कितना रखेंगे, चूँकि NaOH में OH की संख्या कितनी है 1 है ना, तो यहाँ पे X की जगह 1 रखेंगे और कितना आएगा, तो 23 16 39 प्लस 1 40 40 आ गया। तो NaOH के समतुल्य भार कितना है 40। अब हमें निकालना है सॉल्ट के केस में। तो सॉल्ट के केस में क्या है, चलो यहाँ पे हम लिखते हैं, नॉर्मेलिटी को जानने के लिए ना हमें ये सब जानना ज़रूरी है पहले। ये सब अगर आप नहीं जानोगे तो फिर आप नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके लिए इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जानना बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, अब हम ले रहे हैं सॉल्ट का केस। अगर लवण होगा तब क्या होगा, ये तो बेस था यानी कि क्षार था ना, अब ये अगर लवण होगा इसके केस में क्या होता है, सॉल्ट के केस में जो X होता है ना वो होता है टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन। धनात्मक आयन पे जो कुल आवेश होता है ना, जो पॉजिटिव आयन होंगे उस पे जो टोटल जितने भी चार्ज होंगे ना उसी को क्या बोलते हैं, धनात्मक आवेशों की संख्या, यानी पॉजिटिव की संख्या लिख लो, पॉजिटिव चार्ज की संख्या। वैसे नेगेटिव भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को बोलो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। सॉल्ट पे जितने प्लस होंगे उतने माइनस होते हैं ना, तो आप पॉजिटिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ले लो। नहीं, तो सॉल्ट के केस में क्या होता है, देखो टोटल चार्ज ऑन पॉजिटिव आयन या केटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन केटायन, जो भी उसमें एटम में जो भी वो ब्रेक होंगे, जो पॉजिटिव आयन होंगे उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमें देखना है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या धनायन पे। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, पहले देखो एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमारा हो गया सॉल्ट में MgSO4, ठीक है, दूसरा AlCl3, NaCl, तो जब ये सब है देखो इन सब में क्या होगा, और भी ले सकते हैं, MgSO4 हो गया, NaTCO3। तो इन सब केस में क्या होता है देखो,
आप इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या होगा, Mg पे कितना प्लस, 2 प्लस और SO4 पे 2 माइनस। तो यानी कि यहाँ जो X होगा ना वही पॉजिटिव चार्ज, देखो कैटायन पे यानी कि धनायन पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं। तो Mg पे कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू होगी X की बैलेंस फैक्टर वो कितनी होगी, 2। AlCl3 है, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, Al पे 3 प्लस और 3Cl माइनस। ठीक है, तो Al पे 3 प्लस है तो यहाँ जो X की वैल्यू होगी कितनी होगी, 3। NaCl है तो यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस। तो यहाँ जो X होंगी वो यहाँ पे X कितनी होंगी, यहाँ पे X की 1, चूँकि Na पे 1 प्लस है। ऐसे NO2CO3 है तो इसमें टूटेगा तो 2Na प्लस और CO3 डबल माइनस। तो ये अगर इसमें अगर आप X की वैल्यू निकालोगे तो कितना, 2 प्लस, चूँकि 1 पर 1 प्लस तो 2 है ना संख्या, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे X, 2। अब हमें निकालना कोई समतुल भार निकालना है किसी एक का। तो मान लो कि MgSO4 का हम समतुल भार निकालते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, MgSO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालें, समतुल भार। तो MgSO4 का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या होता है इक्विवेलेंट वेट का, मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास अपॉन X, मोलिकुलर वेट अपॉन X। ठीक है, तो मोलिकुलर वेट निकाल लो। इसका मैग्नीशियम कितना होता है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 24 प्लस, सल्फर का कितना होता है 32, 24 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन कितने 4 है ना, तो 4 ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16, अपॉन में कितना हो जाएगा, X की वैल्यू 2 है। MgSO4 में देखो, MgSO4 में कितने प्लस है, 2 पॉजिटिव है चार्ज, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 16, 4 जा 64 अपॉन 2। ऐड करने पे कितना आता है, 4 2 6 4 10, 2 3 5 6 11 1 12, 120 अपॉन 2, ये कितना हो गया 60। तो ये होता है MgSO4 का क्या है, ये समतुल भार है 60। तो ये था समतुल भार का कॉन्सेप्ट। अब हमें जानना है, ये तो गया इक्विवेलेंट वेट निकालना, इक्विवेलेंट वेट अब किसी का भी निकालना है। जैसे मान लो एक प्रैक्टिस के लिए अब यहाँ पे दे रहे हैं, निम्नलिखित का समतुल भार ज्ञात करें। एक में है H3PO4, 2 में है मान लो कोई एसिड ले लेते हैं, मतलब एसिड तो ले लिए, बेस ले लेते हैं, AlOH का होल थ्राइस, और कोई सॉल्ट ले लेते हैं AlCl3। चलो इन तीनों का हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट वेट। तो क्या करते हैं, देखो सॉल्यूशन इसका कर जल्दी से निकालते हैं। एसिड है ये, एसिड के केस में मैंने बताया H+ की संख्या, बेस के केस में क्या होता है, OH- की संख्या कितने OH- सॉल्यूशन में जाकर के रिलीज करता है, ये कितने H+ सॉल्यूशन में जाकर के रिलीज करता है, और AlCl3 में टोटल पॉजिटिव चार्ज की संख्या कितनी होती है, इसमें कितनी है, उस वो X की वैल्यू होती है। तो इसमें क्या होगा, H3, देखो H3PO4 में X कितने होंगे अभी बता चुके हैं, 3। ठीक है, AlOH का होल थ्राइस, इसमें कितने होंगे, 3, क्योंकि Al पे 3 प्लस होता है, या इसमें से 3 OH- निकलेगा ना, और उसके बाद यहाँ पे X की वैल्यू हो गई 3, और यहाँ से भी AlCl3 की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पे H3PO2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, सब में 3 ही आ रहा है, एक जैसा लग रहा है। और तीसरा AlCl3, तो इसमें भी अगर X की वैल्यू निकालो तो कितना, 3। तो अब इसका निकालना है समतुल भार। तो फास्फोरस का जो एटॉमिक मास होता है यहाँ पे हम दे रहे हैं, फास्फोरस का 31, हाइड्रोजन का जानते हो आप लोग 1, ऑक्सीजन का 16, एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, क्लोरीन का 35.5, ये है। ठीक है, तो H3PO4 का अगर एटॉमिक मास ये इक्विवेलेंट वेट निकालना है,
तो क्या करना है, इसका मोलिकुलर वेट ऊपर में रखो, तो 3 हाइड्रोजन है तो 3 प्लस फास्फोरस 1 है तो 31 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, 2 बार है तो 16 2 32 अपॉन में कितना हो जाएगा 1। ऊपर में मोलिकुलर वेट और नीचे x से डिवाइड कर देना, मतलब उसके वैलेंसी फैक्टर से H+ की संख्या से, तो 31 3 34 अब 32 कितना हो जाएगा 66 अपॉन में 1। तो ये हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 66। फिर अगर निकालना हमें किसका है दूसरे नंबर में AlOH3 का, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlOH3, तो एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हैं, इसका मोलिकुलर वेट निकालना है तो एक एल्युमिनियम का 27 होता है, ऑक्सीजन कितने 3 है तो 3 16 जा 48 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 3 अपॉन में कितने मतलब OH- की संख्या कितनी है यहाँ पे 3 है। अब इसको 27 3 30 48 कितना हो जाएगा 78 अपॉन 3। तो ये हो गया, इसको पॉइंट में निकाल लो, जो भी आंसर आएगा वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। अब हमें निकालना तीसरा, कि तीसरे में क्या है AlCl3 का इक्विवेलेंट वेट। तो AlCl3 के लिए फिर क्या करेंगे, इसका मोलिकुलर वेट ऊपर में रखो, तो एल्युमिनियम है 27 प्लस 3 × 35.5 अपॉन में 3, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसका इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। तो ये था समतुल्य भार। अब हमें सीखना है समतुल्य भार को ही तुल्यांकी भार भी बोलते हैं, समतुल्य भार को ही क्या बोलते हैं, तुल्यांकी भार भी बोलते हैं, इसको तुल्यांकी भार भी बोलते हैं। अब हमें सीखना है ग्राम तुल्यांक, क्या ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। ये तो था समतुल्य भार। अब सीखना है हम लोग को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो समतुल्य भार निकालना आ गया सब लोग को, कि समतुल्य भार का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट अपॉन x, यानी कि वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर एसिड के केस में क्या होता है, एसिड के केस में बेसिसिटी होता है, यानी कि H+ की संख्या, बेस के केस में OH- की संख्या, और सॉल्ट के केस में धनायन की संख्या, मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने प्रेजेंट होते हैं वो, उन सभी से भाग करना, उन सभी से डिवाइड करना है, बस हो गया, हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल आएगा। अब इक्विवेलेंट वेट के बाद हमें सीखना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो बोलते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या, क्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसको हम कंपेयर करते किससे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, मतलब मोल की संख्या से। इधर लिख रहे हैं मोल की संख्या, मोल की संख्या बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर मास, या ग्राम में भार बटे अनुभार, ग्राम में भार बटे अनुभार, यही होता है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, जो ग्राम तुल्यांक की संख्या है, इसका फॉर्मूला होता है सेम, इसी से कंपेयर करना है। देखो मोल की संख्या बराबर होता है ग्राम में भार बटे अनुभार, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास या वेट। चलिए ठीक है, ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर होता है, जैसे है ग्राम में भार बटे अनुभार, तो यहाँ पे होगा ग्राम में भार बटे किसका, सॉलिड का ना, विलय के ग्राम में भार बटे अनुभार होता है, तो ग्राम में भार बटे में समतुल्य भार, वहाँ पे अनुभार है, यहाँ पे क्या है समतुल्य भार। और हम समतुल्य भार कैसे निकालते हैं, समतुल्य भार बराबर होता है अनुभार बटे में x, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। देखो इसमें था नंबर ऑफ मोल्स बराबर मास अपॉन मोलिकुलर वेट, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये इसका फॉर्मूला है। इसे कंपेयर करा दिया इसलिए कि याद रहेगा, जैसे मोल की संख्या होता है ग्राम में भार बटे अनुभार, तो ग्राम तुल्यांक की संख्या हो जाएगी ग्राम में भार बटे समतुल्य भार। एक जैसा नहीं, मिलता जुलता रहे, मिलता जुलता है बिल्कुल, कि मोल की संख्या ग्राम में भार बटे अनुभार, और ग्राम इक्विवेलेंट ग्राम तुल्यांकों की संख्या जो होती है वो होती है ग्राम में भार बटे समतुल्य भार।
तो मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट वो था मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, अब हम इसमें क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट तो जानते ही हो आप लोग कि इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है क्या? इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। एसिड के केस में एक्स जो होता है वो H प्लस की संख्या, बेस के केस में एक्स जो होता है वो H प्लस की संख्या, और बेस के केस में OH माइनस की संख्या, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की संख्या। किसके केस में? सॉल्ट के केस में एक्स की वैल्यू वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 0.49 ग्राम H2SO4 में ग्राम तुल्यांक की संख्या ज्ञात करें। में उपस्थित ग्राम तुल्यांक की संख्या ज्ञात करें। इसका हमें क्या निकालना है? ग्राम तुल्यांक। तो अच्छा, तो देखो डायरेक्ट इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। 0.49 ग्राम H2SO4 में ग्राम तुल्यांक की क्या निकालना है? हमें ग्राम तुल्यांक की संख्या ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे? ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो फार्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, मास कितना है? मास है 0.49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। तो H2SO4 में जो x होता है वो H प्लस की संख्या कितनी होती है? 2। तो यहाँ पे x की जगह 2 हो जाएगा। तो नीचे x की जगह 2, और इसका अनुभार निकाल लो। H2SO4 का अनुभार कितना होता है? 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस 1 सल्फर है तो 32, और 4 ऑक्सीजन है तो 16 चौका 64 अपॉन में 2 कितना हो जाएगा? 98 है ना। टोटल जोड़ोगे तो 98 आएगा। तो 98 अपॉन 2 कितना आया? 49। तो अब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट निकल आया 49। तो हम क्या करते हैं? यहाँ 49 रख देते हैं। तो 49 रखने पे क्या होगा? इसकी जो वैल्यू आएगी, ये जब कट जाएगा, पॉइंट है ना, यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो कट करके कितना आएगा? 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस पे इस फार्मूला पे ही रखना है बस। इक्विवेलेंट वेट निकालना है और मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और एक्स निकालना है, उन सबको रखना है, बस आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी जैसा कर लेते हैं। मान लो कि 53 ग्राम Na2CO3 53 ग्राम Na2CO3 में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करें। ग्राम तुल्यांकों की संख्या ज्ञात करना है। तो क्या होगा? पहले अब देखो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हमें क्या करना है? Na2CO3 की ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालनी है। तो ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट बराबर फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स कितना होगा? Na प्लस की संख्या कितनी? 2 आएंगे ना इसमें। Na2 प्लस मतलब 2Na प्लस होता है। तो इसमें जो x की वैल्यू होगी Na2CO3 में, Na2CO3 में जो x होंगे वो कितने होंगे? 2। अब इसके मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। तो 2 सोडियम है तो 23 दूना 46, 1 कार्बन 12, 3 ऑक्सीजन तो 16 तिया 48, कितना जाएगा? 48 12 60 46 106। तो अब इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आ जाएगा? 106/2 कितना आ जाएगा? 53। कितना आ जाएगा? 53। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मास कितना है? 53 ग्राम, और इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 53। कैंसिल होकर के कितना आ गया? 1 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो ये होता है ग्राम तुल्यांक को निकालने का तरीका। अब हम लोग समझेंगे
नॉर्मेलिटी, ठीक है। तो क्या था, देखो समतुल भार कैसे निकालते हैं, समतुल भार निकालते हैं अनुभार को x से डिवाइड करते हैं तो समतुल भार निकलता है। समतुल भार के बाद आता है ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जैसे मोल की संख्या होता है ग्राम में भार बटे अनुभार, वैसे ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर क्या होता है, ग्राम में भार बटे समतुल भार, ठीक है। अब नॉर्मेलिटी जानते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, देखो नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट which are present in 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलते हैं, नॉर्मलता। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर। सो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अब जिसका फॉर्मूला होगा नॉर्मेलिटी का, जैसे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये होता है इन लीटर। मतलब अगर फॉर्मूला निकालना चाहे इसको हिंदी में लिखेंगे तो नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन लीटर में। इसमें लीटर में ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से। इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या है तो इसका जो होगा, चूँकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलिकुलर वेट। तो हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। इसको एन से डिनोट करते हैं या इसे एन भी लिखा जाता है। किसे डिनोट करते हैं, इसे कैपिटल एन से। देखो नॉर्मलता को जब हम डिनोट करते हैं किससे करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है। चलो अब इसमें हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं। अच्छा देखो, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या डिवाइडेड बाय विलियन का आयतन। ठीक, अब हमें निकालना है। अच्छा, ग्राम तुल्यांकों की संख्या का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं ना, इससे पहले बता चुका हूँ मैं कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं इंग्लिश में, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर फॉर्मूला होता है मास अपॉन, जैसे मोल्स का होता है मास अपॉन मोलिकुलर वेट, तो इसमें होता है इक्विवेलेंट वेट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स, एक्स क्या, वैलेंसी फैक्टर। ये सब फॉर्मूला अब यूज होगा। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें यदि 5 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में उपस्थित है।
5 ml विलियन में क्या उपस्थित है। हमें क्या निकालना है, विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है, जिसमें क्या कि 5 ग्राम NaOH 5 ml विलियन में क्या उपस्थित है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, देखो इसमें ज़रूरत क्या क्या पड़ने वाली है। हमें फार्मूला क्या नॉर्मलता का जो फार्मूला होता है वो तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलियन का आयतन। आयतन दिया हुआ है, हमें पहले ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इक्विवेलेंट वेट पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट बराबर फार्मूला क्या होता है, मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स। मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स। मोलिकुलर वेट कितना, NaOH का कितना होगा, एक सोडियम है तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 23, एक ऑक्सीजन है तो उसका 16 और हाइड्रोजन का 1, और इसका x कितना होगा। यहाँ पे NaOH की संख्या कितनी है, OH की एक है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, x की जगह 1, तो यहाँ पे कितना होगा 40। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना निकला है NaOH का 40। अब हमें निकालना है, फार्मूला लगाना है, नॉर्मलता निकालना है। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है, नॉर्मेलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो मास कितना है, मास है 5 बटे में इक्विवेलेंट वेट अभी हमने निकाला है कितना है 40, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और हमने इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया। इक्विवेलेंट वेट कितना आया, मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स कितना आया, इक्विवेलेंट वेट 40 आया। तो अब यहाँ पे ग्राम में भार, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो 5/40। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml। इसको लीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा 5/40 1000, इसको उल्टा कर दो 1000/500। यहाँ से क्या होगा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 1/4 1/4 मतलब डिवाइड करोगे कितना आएगा 0.25 N या ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल। तो ये है इसका आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन यहीं पे कर लेते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है, यदि नॉर्मलता ही ज्ञात करना, नॉर्मलता ज्ञात करें यदि विलियन की नॉर्मलता ज्ञात करें यदि 500 ml विलियन में 0.98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। तो चलो देखो फिर इसका क्या है, विलियन की हमें नॉर्मलता ही निकालना है। 5 ml विलियन में कितना 0.98 ग्राम H2SO4 उपस्थित है। नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलता बराबर होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये होता है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट अपॉन में क्या होता है विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इन लीटर, ठीक है। ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, चलो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांकों की संख्या ये क्या होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, यानी कि मास मतलब वही है ग्राम में भार बटे समतुल भार, ग्राम में भार बटे समतुल भार, वही इक्विवेलेंट वेट। ये मास और ये क्या है इक्विवेलेंट वेट। तो हमें इक्विवेलेंट वेट भी चाहिए। तो मास तो पता है, मास कितना है, देखो मास है 0.98 ग्राम, 0.98 ग्राम। समतुल भार कैसे निकालते हैं, समतुल भार बराबर फॉर्मूला होता है मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स, मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स, मोलिकुलर वेट अपॉन एक्स। तो मोलिकुलर वेट कितना है, देखो H2SO4 का मोलिकुलर वेट निकाल लेते हैं। H2SO4 का अनुभार तो कितना हो गया, H2SO4 का मोलिकुलर वेट 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन का 2 × 1 + 32 + 4 × 16, इसको ऐड करो तो आप कितना आता है 98। H2SO4 का अनुभार कितना आ गया 98। तो हम रखेंगे, हाँ इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, H+ की संख्या कितनी निकलती है 2, H2SO4 में x की संख्या 2। तो यहाँ पे इसका जो समतुल भार होगा वो कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा
98/2, तो हम यहीं पे लिख देते समतुल्य भार की जगह 98/2, तो कितना हो जाएगा 49। तो 0.98/49, इसको जब काटोगे देखो क्या है, पॉइंट हटा सकते हो, पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा। ये कितना हो गया 2/100, 2/100 आया क्या ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो यहाँ पे रख दो। ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी है 2/100। विलियन का आयतन कितना है 500। अब बटे में क्या कर देंगे 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से काट दो, 5 2 10, 1/2 हो गया। ऊपर में 2/100 और नीचे 2/1, तो देखो क्या हो गया 2 2 4, 4/100, 4/100 का मतलब कितना हो गया 0.0 कितना 4 n या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये था नॉर्मेलिटी का। आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले लेक्चर में जो हमें पढ़ाना है वो है एक बचा हुआ इसका कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मोललता, वो समझेंगे। और नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन रहता है, जिससे 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसको बता देंगे। फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है सॉल्यूशन का वो ख़त्म हो जाएगा। फिर जो इसका अगला टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ, तो वो पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।